नमस्ते दोस्तों। कहा जाता है कि पढ़ाई करने में अगर दिक्कत आए तो समझो कि ये तैयारी आपको और मजबूत बना रही है। और ये सिंपली हर एक जगह कहा भी जाता है, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। कहा जाता है हर एक टीचर के द्वारा कि जिस बच्चे को प्रॉब्लम होता है, जिस बच्चे का अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि वो बच्चा पढ़ाई कर रहा है। जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो इसी के लिए ये कोट था। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज 8 दिसंबर है और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्ल्ड लोकेशन डिस्कस करेंगे। जेमिनी जेमिनी आइलैंड कहाँ पे है? तो जेमिनी आइलैंड जो है वो ब्लैक सी में है। ठीक है, और यहाँ पे डेन्यूब डेल्टा के पास यहाँ पे है। सभी चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे मैप के साथ। ठीक है, मेनली ये जो लोकेशन इंपॉर्टेंस लग रहा था, इस बार न्यूज में था, इसी के लिए हमने डिस्कस किया इसको। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, हट्टी कम्युनिटी जो है वो 16 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करने वाला है। हट्टी समुदाय जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो इसके बारे में भी कुछ चीज़ों को जान लेंगे, क्योंकि जब भी कोई कम्युनिटी न्यूज में होता है, मेनली जो इसका डिमांड है वो एसटी कम्युनिटी में शामिल होने के लिए, एसटी स्टेटस प्राप्त करने के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और इसके इस समुदाय के बारे में जान लेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। ठीक है, उसके बाद जो अगला आर्टिकल है, भारत की पड़ोसी देशों के साथ जो संबंधों में बढ़ती दुविधाएं। लगातार जो है भारत का पड़ोसी देशों के साथ दुविधाएं जो है, समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। ठीक है, चाहे वो नेपाल के साथ देखा जा सकता है, अभी हाल ही में मालदीव के साथ देखा गया है। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका। तो ये जो कहीं ना कहीं है, चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चाहे वो नेपाल में देखा जा सके, क्योंकि नेपाल ऐसा कंट्री नहीं है कि भारत के साथ वो सीधे उलझ सके। मालदीव में देखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मालदीव जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन पे, टूरिस्ट पे ही ज़्यादा उसका इकोनॉमी डिपेंड करता है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ तो हमारा प्रॉब्लम चल ही रहा है, चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है ही। ठीक है, तो उसके बाद बांग्लादेश एक बच गया, एक भूटान है। भूटान को छोड़कर लगभग जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो श्रीलंका है, श्रीलंका जो है मेन ट्रेड रूट है, तो यहाँ पे भी चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका हम्बनटोटा पोर्ट पे जो चाइना कब्जा कर लिया है, इससे क्या हो रहा है कि भारत का जो सुरक्षा भी बाधित हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और भारत की क्या नीतियाँ हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, टीबी के लिए बेहतर दवा जो है वो व्यवस्था से इलाज का समय कम होने की संभावना रखता है। ठीक है, मेनली ये जो आर्टिकल आया है इसमें कहा जा रहा है कि कुछ 4 प्रकार के नए दवा लाए गए हैं, जिससे कि लगभग 2/3 ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कम हो जाएगा, मतलब कि उपचार का जो समय है वो कम हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड लोकेशन डिस्कस करेंगे। जैमिनी द्वीप, तो स्नेक लैंड भी इसे कहा जाता है। तो जैमिनी द्वीप को ही स्नेक लैंड कहा जाता है, जिसे सरपेंट आइलैंड भी कहा जाता है। तो ये याद रखिए दोनों नाम, एक स्नेक आइलैंड और सरपेंट आइलैंड। उसी को जैमिनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। डेन्यूब डेल्टा के पास काला सागर में स्थित एक यूक्रेनी द्वीप है। ठीक है, जो यूक्रेनी क्षेत्रीय जल के परिसीमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए भी महत्वपूर्ण रखता है ये द्वीप। ठीक है, यदि स्नेक द्वीप को यदि स्नेक द्वीप को एक द्वीप के रूप में मान्यता दी जाती है, तो इसके चारों ओर महाद्वीपीय शेल्फ को यूक्रेनी जल के रूप में माना जाएगा। अब हम लोग मैप में देख लेते हैं कि स्नेक आइलैंड कहाँ पे देख सकते हैं। ये ब्लैक सी है, यहाँ पे ही स्नेक आइलैंड है। और ये भी याद रखेगा, ब्लैक सी के जो सराउंडिंग कंट्री को याद किया जाता है बर्गर टी। यहाँ पे जी मतलब जॉर्जिया है। ठीक है, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, रशिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे स्नेक आइलैंड का लोकेशन है, इसी कारण यहाँ पे डिस्प्यूट कभी कभी होता है रोमानिया और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है हैटी कम्युनिटी अनाउंस्ड प्रोटेस्ट ऑन दिसंबर 16। जो हट्टी कम्युनिटी है उसके द्वारा 16 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। तो हम लोग जान लेते हैं कि हट्टी कम्युनिटी है कौन। हट्टी समुदाय, हट्टी समुदाय एक घनिष्ठ समुदाय है जिसका नाम कस्बों में हाट मतलब बाजार कहे जाने वाले छोटे बाजारों में घरेलू सब्जियां, फसलें, मांस और ऊन आदि बेचने की उसकी परंपरा से मिला है। उसी कारण इसे हट्टी कहा जाता है। हट्टी पुरुष परंपरागत रूप से औपचारिक अवसरों पर एक विशिष्ट सफेद टोपी पहनते हैं। हट्टी की मातृभूमि जो है वो गिरी और टोन्स नदियों के
बेसिन में हिमाचल उत्तराखंड सीमा तक फैला हुआ है, जो यमुना की दोनों सहायक नदियां हैं। ये मैप में भी देख सकते हैं, इन क्षेत्रों में ज्यादा हट्टी लोग रहते हैं, ठीक है, खास के संगरा, शिलाई, कामराव, ठीक है। हट्टी समुदाय जो है उसको 16 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। उसको एसटी स्टेटस चाहिए, एसटी कम्युनिटी में स्टेटस चाहिए। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र और उत्तराखंड में जौनसार बाबर में रहने वाले हट्टी लोग जो हैं वो 1814 में जौनसार बाबर के अलग होने से ये सिरमौर की शाही संपत्ति का हिस्सा थे, ठीक है। तो यहाँ से ये स्थानांतरित हुए 1814 से। तो ट्रांसगिरी और जौनसार बाबर में दो हट्टी कबीले हैं जिसकी परंपराएं बहुत ही एक समान है, ठीक है। दोनों में बहुत समानता है और दोनों में अंतर विवाह भी आम है, ठीक है। दोनों कबीलों में शादी करने की परंपरा है। हालांकि समुदाय में एक काफी कठोर जाति व्यवस्था संचालित है। भट्ट और खस जो है वो उच्च जाति हैं और बधोई जो है वो नीची जाति के हैं, और अंतरजातीय विवाह को पारंपरिक रूप से हतोत्साहित किया जाता है। हट्टियों को खुम्बली नामक एक पारंपरिक परिषद द्वारा शासित किया जाता है जो हरियाणा की खापों की तरह, तो याद रखिएगा खुम्बली जो है वो खापों की तरह है, सामुदायिक मामलों का फैसला करता है। खुम्बली जो हट्टियों से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो हट्टियों की मांग क्या है? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बावजूद खुम्बली की शक्तियों को चुनौती नहीं दी गई। तो सिरमौर और शिमला क्षेत्र की लगभग 9 विधानसभा सीटों पर उनकी अच्छी खासी उपस्थिति है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनजातीय जनसंख्या 3,92,126 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 5.7% है। तो इनकी मांग जो है जनजातीय स्थिति, वे 1967 से अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। जब उत्तराखंड के जौनसौर बाबर में रहने वाले लोगों को आदिवासी दर्जा दिया गया जो सिरमौर जिले के साथ सीमा साझा किए हुए। तो यहाँ पर क्लियर कहा जाता है कि जो उत्तराखंड में जो इनके ही समुदाय के लोग हैं, हट्टी समुदाय के, उन्हें एसटी स्टेटस दिया गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो ये लोग हैं उन्हें एसटी स्टेटस नहीं दिया गया है। इसी के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मुद्दा क्या है? भौगोलिक नुकसान के कारण हिमाचल प्रदेश के कमराव, संगड़ा और सिलियाई क्षेत्रों में रहने वाले हट्टी जो है वो शिक्षा और रोजगार दोनों में पिछड़े हुए हैं। इसी कारण यहाँ पे एसटी स्टेटस की मांग की जा रही है हट्टी समुदाय के द्वारा। क्लियर हो गया पूरा का पूरा जो भी टॉपिक था ये हट्टी समुदाय का। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है इंडियाज ग्रोइंग नेबरहुड डायलमाज, मतलब कि भारत की पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में बढ़ती दुविधाएं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि पड़ोस में संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए विभिन्न भारतीय पहल क्या क्या है। तो भारत ने क्षेत्र में अपने, हम लोग चैलेंजेस भी पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता नहीं करिए, अच्छे से पहले इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्या क्या समाधान है, हर एक चीज को देखेंगे, ठीक है। तो पड़ोस में संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए विभिन्न भारतीय पहल क्या क्या है। तो भारत ने क्षेत्र में अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के पहल स्थापित किए हैं, जैसे कि नेबरहुड नीति। यह नीति के द्वारा एक दूसरे की चिंताओं और प्राथमिकताओं में के प्रति आपसी सम्मान, उसके बाद समझ, जो आसपास के पड़ोसी कंट्रीज हैं भारत के, उसी की बात की जा रही है, और संवेदनशीलता के सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसका उद्देश्य है दक्षिण पूर्वी एशिया और एशिया प्रांत क्षेत्र के देशों के साथ संबंध बढ़ाना। उसके बाद कनेक्टिविटी पहल, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ठीक है। उसके बाद ईरान में चाबहार बंदरगाह और म्यांमार में कालाधान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना जैसी कनेक्टिविटी पहल जो है विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध को बढ़ाने में मदद करती है। उसके बाद विकास सहयोग, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC, ठीक है, कार्यक्रम। उसके बाद भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आदि जैसे विभिन्न पहल के माध्यम से भी विकास सहायता प्रदान करता है। उसके बाद वैक्सीन, अभी जो कोविड का समय आया था उस समय भारत के द्वारा अपने पड़ोसी देशों को बहुत बड़ी संख्या में टीका का उपलब्धि कराया गया, ठीक है, वैक्सीन का उपलब्धता कराया गया। तो यहीं पे कहा जा रहा है वैक्सीन कूटनीति। भारत ने अपनी वैक्सीन कूटनीति पहल के तहत अपने पड़ोसियों को टीके उपलब्ध कराकर क्षेत्र में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल BBIN नेटवर्क, भारत भी BBIN नेटवर्क के उप क्षेत्रीय समूह का हिस्सा है। तो ये सब
कार्य इसलिए किया जाता है भारत के द्वारा जिससे कि आसपास का जो पड़ोसी कंट्री है उसके साथ संबंध बेहतर बना रहे। अब देश विशिष्ट पहल देख लेते हैं, तो भूटान में देख लेते हैं। भारत ने 1949 में भारत भूटान शांति और मित्रता संधि और 2006 में जल विद्युत में सहयोग पर समझौता पर हस्ताक्षर किया। भारत भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, भारत जो है वो भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। उसके बाद नेपाल के साथ संबंध में भारत ने 1950 में शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। जल विद्युत परियोजनाओं जैसे कि अरुण जल विद्युत परियोजना आदि से संबंधित विभिन्न समझौते किए गए हैं भारत और नेपाल के बीच में। उसके बाद श्रीलंका के साथ देख लेते हैं, तो भारत एकात्मक डिजिटल पहल ढांचे को लागू करने के लिए सहायता प्रदान कर रहा है, जिससे कि भारत श्रीलंका में हालिया भुगतान संतुलन संकट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो आया था उसका सामना करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। उसके बाद बांग्लादेश के साथ भारत ने बांग्लादेश के साथ नदी जल बंटवारे संबंधित समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव के साथ मालदीव में कनेक्टिविटी प्रदान करता है और अडू एटोल की बहाली भी करता है, जिसके लिए एक भारतीय कंपनी द्वारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना भी शुरू की गई है। ठीक है, उसके बाद म्यांमार के साथ भारत जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण, संस्कृति आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी सहायता प्रदान करता है। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभ उठाने के लिए भी भारत विभिन्न पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करता है। भारत ने अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच संचार को बढ़ावा देने और आपसी संबंधों में सुधार करने के लिए पहले दक्षिण एशिया उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, इसी के लिए किया। उसके बाद भारत की पड़ोसी प्रथम नीति है क्या, तो नेबरहुड फर्स्ट नीति जो है वो 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक विदेशी नीति पहल है। याद रखिएगा, विदेश नीति पहल है। इसका उद्देश्य अपने निकटतम, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ अपने निकटतम पड़ोसियों के संबंधों को बेहतर करने के लिए किया गया है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो 2014 में लाया गया था, तो भारत के संबंधों को मजबूत करता है। यह बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक सहयोग, पीपल टू पीपल रीच बढ़ाता है, रिलेशनशिप बढ़ाता है, लोगों से लोगों के आदान प्रदान के माध्यम से एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और स्थिर पड़ोस बनाने पर जोर देता है। पड़ोसी प्रथम नीति के सिद्धांत क्या है, जिससे कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित रहे, आपसी सम्मान और संवेदनशीलता बना रहे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, साझा समृद्धि हो, क्षेत्रीय एकीकरण के लिए कनेक्टिविटी में बढ़ावा मिले, लोगों से लोगों का संबंध में आदान प्रदान हो, जैसे कि नेपाल, जो भारत और नेपाल के बीच में कहा जाता है कि ये रोटी बेटी का संबंध है। ठीक है, तो इसी कारण कहा जाता है। हाल के घटनाक्रम जो है वो नेबरहुड फर्स्ट नीति से संबंधित है। अब आगे देख लेते हैं कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में आगे क्या कहा जाता है। तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण करने के समारोह में दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया गया। इसी के लिए बुलाया जिससे कि अपने पड़ोसी देशों का संबंध बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान से मजबूत रिश्ते, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में अफगानिस्तान के दौरा किया, जिससे कि भारत की मदद से बनी अफगान संसद का उद्घाटन किया गया। तो अफगानिस्तान में जो संसद बनाया गया है वो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। उन्होंने हेरात में सलमा बांध का भी उद्घाटन करने के लिए 2016 में फिर से अफगानिस्तान का दौरा किया था। इसी के लिए अफगानिस्तान से जो संबंध है बेहतर बनाने के लिए। नेपाल के साथ संबंध, प्रधानमंत्री मोदी जो है 2014 में 17 साल बाद नेपाल का दौरा करने वाले पहले भारतीय पीएम बने थे। उसके बाद बांग्लादेश के संबंध है उसको बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में बांग्लादेश का दौरा किया, जहां भारत और बांग्लादेश ने ऐतिहासिक भूमि सीमा पर समझौता के संबंध में अनुसमर्थन के दस्तावेज का आदान प्रदान किया। दोनों अपने अपने क्षेत्र के कुछ जमीन को एक दूसरों को दे दिए, जिससे कि अच्छे तरीके से जो सीमा विवाद है उसको सुलझाया जा सके। उसके बाद बीबीआईएन सदस्य के बीच यात्री, व्यक्तिगत और कार्गो वाहन यातायात के विनियमन के लिए बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता पर 2015 में हस्ताक्षर किया गया। तो याद रखिए, बीबीआईएन जो होता है वो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के बीच में बेहतर संबंधों करने के लिए बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता पर 2015 में हस्ताक्षर किया गया था, जिससे कि बेहतर परिवहन संरचना को बेहतर किया जा सके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आवागमन को और मजबूत किया जा सके, कार्गो वाहन यातायात को सुविधाजनक बनाया जा सके। उसके बाद वैक्सीन के लिए क्या क्या समझौते किए गए, जैसे भारत ने अपनी वैक्सीन कूटनीति के माध्यम से कोविड-19 की महामारी के दौरान अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता के आधार पर मदद की। अब देख लेते हैं भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों की क्या क्या चुनौतियां हैं।
तो पिछले कुछ वर्षों में अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों में कई चुनौतियों के मुद्दे सामने आए हैं, जैसे कि सीमा विवाद। भारत में लंबे समय से सीमा विवाद है, खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसके कारण सैन्य संघर्ष और तनाव हुआ। उसके बाद आतंकवाद का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, जिसके कारण भारत जो हमेशा पाकिस्तान का विरोध करता है। भारत पड़ोसी राज्यों, विशेषकर पाकिस्तान स्थित समूहों द्वारा चलाए जा रहे आतंकवाद के अनेक प्रकार के कृत्य का शिकार हुआ है। अनेक प्रकार का दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है भारत को। बहुत से अटैक किए गए हैं पाकिस्तान से जो जन्मे आतंकवादी हैं, ठीक है। इसी के लिए भारत लगातार आतंकवाद का विरोध करता है। चीन से प्रतिस्पर्धा, तो बहुत से क्षेत्रों में भारत के बढ़ते भू राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव ने चीन के साथ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को जन्म दिया है। इससे क्या हो रहा है कि व्यापार और निवेश जैसे मुद्दों पर भारत और चीन के बीच में अनेक प्रकार के तनाव उत्पन्न हो जा रहे हैं। उसी कारण सीमा विवाद भी जुड़ा हुआ है। अभी डोकलाम का मुद्दा हाल में ही हुआ था। अफगानिस्तान में तालिबान शासन, तो अफगानिस्तान में जब से तालिबान शासन आया है उसके कारण पुनरुत्थान किया जा रहा है। भारत के लिए महत्वपूर्ण और संभावित रूप से गंभीर सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न हो गई है जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया है। भूटान को छोड़कर भारत के पड़ोस के अधिकांश देश जो हैं वो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बन चुके हैं। यह भी भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। उसके बाद जल संबंधित बंटवारे जो हो रहे हैं, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे अपने कई पड़ोसियों के साथ नदियों को साझा करता है और जल संसाधन के आवंटन और उपयोग पर, जल बंटवारा पर तनाव का एक स्रोत बना रहता है, जिससे कि विवाद उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर विवाद अभी भी चल रहा है। तो भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाया है? तो राजनीतिक अस्थिरता, जिसमें भारत के कई पड़ोसियों ने राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक संघर्षों का अनुभव किया है, जिसका क्षेत्रीय अस्थिरता और सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के लिए 2021 में म्यांमार में सैन्यों के द्वारा तख्ता पलट किया गया, ठीक है। उसके बाद भारत अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठा रहा है, अब देख लेते हैं। ये जो पिछला पॉइंट था ये चुनौतियों में ही था, ठीक है। जो राजनीतिक अस्थिरता है उसमें भी भारत के लिए अनेक प्रकार का दुष्परिणाम उत्पन्न हो जा रहा है। अब देख लेते हैं जो कदम उठाए गए हैं। जैसे आर्थिक सहयोग के लिए व्यापार, निवेश और सीमा पार कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात की जा रही है। लोगों से लोगों के बीच में आदान प्रदान को बढ़ाने की बात की जा रही है। सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। जैसे कि भारत आतंकवाद, उसके बाद साइबर खतरों, अंतर्राष्ट्रीय अपराध जैसे आम सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अपने पड़ोसियों के साथ सुरक्षा सहयोग को मजबूत करता है। जैसे कि सार्क और बिम्स्टेक ढांचे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है। सार्क तो ऐसे भी ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि सार्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है भारत, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के साथ भारत का कभी बनता नहीं है। उसके बाद चाइना हमेशा प्रयास करता है सार्क में आने का, लेकिन ये लोग आने नहीं देते हैं। उसके बाद बिम्स्टेक, बिम्स्टेक बहुत ही अच्छा विकल्प है सार्क का। उसके बाद क्षेत्रीय एकीकरण में रीजनल इंटीग्रेशन, उसमें कहा जाता है कि भारत सार्क, बिम्स्टेक और IORA जैसे क्षेत्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से भाग लेकर क्षेत्रीय एकीकरण का समर्थन कर रहा है। तो इन सभी कारणों से भारत जो है लगातार अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद राजनीतिक आउटरीच, भारत को बातचीत को बढ़ावा देने, लंबित मुद्दों को हल करने और आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए पड़ोसियों तक निरंतर राजनयिक पहुंच में संलग्न, मतलब कभी विदेश मंत्री के साथ मीटिंग करा दिया, फिर कभी वित्त मंत्री के साथ मीटिंग करा दिया, कभी डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग करा दिया। तो ये सारे जो वार्तालाप होते रहते हैं इससे आपसी संबंध जो बेहतर होते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी वही डिटेल्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसके साथ क्या क्या संबंध है, ठीक है। तो देख सकते हैं लोकेशन, कम से कम देख सकते हैं, जैसे कि ये लोकेशन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद यहाँ पे नेपाल, ठीक है, भूटान, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ठीक है, और इस क्षेत्र में यहाँ पे चाइना। अब देख लेते हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन। तो पहले एक मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? गुजरात सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? क्या आज इसकी कोई प्रासंगिकता है? चर्चा करना। तो ये 2013 में यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया था। एक बार लिखने का ट्राई कीजिए, जिससे कि आपको जो भी समस्या होगी ना, फिर से आप उसे जब पढ़ेंगे तो ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। अब एक पीटी संबंधित क्वेश्चन है जो 2017 में आया था। तो क्वेश्चन है, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह को विकसित करने का क्या महत्व है? तो ऑप्शन ए है, अफ्रीकी देशों के साथ भारत का व्यापार काफी बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी जो है,
तेल उत्पादक अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होंगे। ऑप्शन सी जो है, भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता कम हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन डी है, पाकिस्तान जो है वो इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन की स्थापना की सुविधा और सुरक्षा करेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पाकिस्तान पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। ठीक है, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंचने के लिए भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, इसी के लिए भारत जो है लगातार निवेश कर रहा है ईरान के एक पोर्ट पे, जो कि है चाबहार बंदरगाह। ठीक है, तो ये जो है किया गया था 2003 में हस्ताक्षर चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए। तो ये भी याद रखिएगा डेट। ठीक है, यह पाकिस्तान को दरकिनार कर अफगानिस्तान और भारत के बीच बेहतर संपर्क को बढ़ावा देगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि टीबी के लिए बेहतर दवा व्यवस्था से इलाज का जो समय है वो कम हो जाएगा। लगभग 2/3 जो है वो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो कम हो जाएगा। इसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। टीबी के लिए बेहतर दवा व्यवस्था से इलाज का समय कम होने की संभावना है। इस नवंबर में द यूनियन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन लंग हेल्थ 2023 में कहा गया कि बहुत उत्सुकता पूर्वक कहा गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि टीबी नियंत्रण के कई पहलुओं पर तेजी से काम करने के लिए आखिरकार उपकरण उपलब्ध थे। तो 4 नई उन्नत दवा पद्धतियों, जो दवा प्रतिरोधी तपेदिक, याद रहिएगा टीबी को ही तपेदिक भी कहा जाता है या फिर क्षय रोग भी कहा जाता है। तो तपेदिक के उपचार के समय को 2/3 तक कम कर सकता है। इस आशावादी विचार का ये प्राथमिक स्रोत है कि 4 नई पद्धतियां जो अपनाई जा रही है, उसी के कारण ऐसा कहा जा रहा है कि टीबी का जो उपचार है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो क्षय रोग, तो यह ध्यान रखिएगा, तपेदिक, टीबी और क्षय रोग तीनों एक ही है। क्षय रोग एक गंभीर संक्रामक और छूत की बीमारी है, छूने से भी फैलता है, जो आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। कारण जो है ये याद रखिएगा, टीबी इज कॉज्ड बाई बैक्टीरियम, जिसे कहा जाता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये याद रखिएगा, इसी के लिए मैं इसको इंग्लिश में दे दिया था। इसका संचरण कैसे होता है? टीबी के जीवाणु जो होते हैं वो हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाते हैं। जब फेफड़ों या गले की टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता या बोलता है या गाता है तो टीबी के बैक्टीरिया हवा में प्रवेश कर जाते हैं। लक्षण क्या है? तो सीने में दर्द, खांसी के साथ खून और थूक आना, फेफड़ों के अंदर से कफ आना, कमजोरी या थकान होना, वजन घटना या फिर भूख ना लगना, ठंड लगना और बुखार होना, रात को पसीना आना। तो इसको उपचार दवाओं में दैनिक खुराक में आइसोनियाजिड, उसके बाद रिफैम्पिसिन, उसके बाद पैराजिनमाइड, ठीक है, याद रखिएगा कुछ दवा है। उसके बाद भारत में जो अभी वर्तमान में टीबी की जो व्यवस्था है, ये 2020 का रिपोर्ट है। इसमें क्लियर कहा जाता है 24.4 लाख लोगों को 2019 में टीबी की बीमारी हुई, जिसमें 69.14 हजार लोगों की 2019 में टीबी से मौत हो गई। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी मरीज जो है वो भारत में है। 2.2 लाख करोड़ रुपए का टीबी से सालाना नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो भारत के अधिकांश टीबी आंकड़े जो हैं वो सरकारी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा एकत्र किया जाता है। ये याद रखिएगा, टीबी के लिए जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है, NTEP। फिर उनके आंकड़े जो हैं WHO के पास जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भेजे जाते हैं। 2021 के लिए भारत के लिए WHO के टीबी आंकड़े जो हैं 25,90,000 मामलों का अनुमानित आंकड़ा लगाया जाता है WHO के द्वारा। अनुमान है कि भारत में हर साल 2.8 मिलियन टीबी के मामले सामने आते हैं और टीबी से 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। तो याद रखिएगा। ठीक है, टीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का लक्ष्य जो है 2025 तक भारत में टीबी के बोझ को रणनीतिक रूप से कम करना। इसे पहले संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। सरकार 632 जिलों और रिपोर्टिंग इकाइयों में 1 अरब से अधिक लोगों तक पहुंची। टीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीति योजना, इसे मिशन मोड में 2025 तक टीबी समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया। यह एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य है सभी टीबी रोगियों का पता लगाना, जिसमें निजी प्रदाताओं से देखभाल चाहने वाले
टीबी रोगियों और उच्च जोखिम वाली आबादी में अज्ञात टीबी रोगियों तक पहुंचने पर जोर दिया जा रहा है। नीच है पोषण योजना, ठीक है, टीबी के लिए पोषण संबंधी सहायता, न्यूट्रिशन संबंधी सहायता। यह टीबी रोगियों, विशेष रूप से वंचित लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। टीबी उन्मूलन के लिए भारत द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं? 2018 से वर्तमान तक लगभग देश भर में टीबी के इलाज पर 65 लाख से अधिक लोगों को 1707 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। रोगी प्रदाता सहायता एजेंसी, तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स इसलिए मैं रेड में इसको डिनोट कर देता हूँ। निजी क्षेत्र में शामिल करने के लिए घरेलू सेटअप और जेईईटी पहल के माध्यम से 250 जिलों में रोगी प्रदाता सहायता एजेंसी शुरू की गई है। उसके बाद यूनिवर्सल ड्रग सस्टेनेबिलिटी टेस्टिंग, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक निदान किए गए टीबी रोगी का उपचार शुरू होने से पहले या उसके समय ही दवा प्रतिरोधक का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाना। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, टीबी के उपचार में सहायता करने के लिए सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाना और टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति को तेज करना। आयुष्मान भारत योजना, जिसमें जमीनी स्तर पर टीबी देखभाल सेवाओं सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल विकेंद्रीकरण करना। उसके बाद बेडाक्विलिन और डेलामानिड, डीआरटीबी के प्रबंधन के लिए बेडाक्विलिन और डेलामानिड जैसी नई दवाएं भी उपलब्ध कराई जाए। टीबी उन्मूलन के लिए वैश्विक उपाय क्या क्या किए गए हैं ये भी देख लीजिए। जैसे टीबी समाप्ति रणनीति जो है वो WHO के द्वारा क्या कहा गया है, तो यह देश के लिए टीबी की घटनाओं को 80% तक कम करने के लिए, टीबी से होने वाली मौतों को 90% तक कम करने और 2030 तक टीबी प्रभावित परिवारों के लिए विनाशकारी लागत को खत्म करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है, जिसमें कहा जाता है विश्व विकास रिपोर्ट 1993 में कहा गया, जो कि WHO के द्वारा प्रकाशित किया गया। 1993 की विश्व विकास रिपोर्ट ने वयस्क के लिए टीबी उपचार को सभी विकासात्मक हस्तक्षेपों के बीच सबसे अच्छा विकल्प माना है, जिसमें ग्लोबल फंड HIV, टीबी और मलेरिया को हराने और सभी के लिए एक स्वस्थ, सुरक्षित, अधिक न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वव्यापी आंदोलन शुरू करने की बात की गई है WHO के द्वारा, ठीक है। उसके बाद स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, टीबी के क्षेत्र में क्रांति लाने और 2030 तक टीबी को समाप्त करने के हमारे साझा मिशन में देश, क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदारी के व्यापक स्पेक्ट्रम से विशेषज्ञता को एक साथ लाना। उसका सतत विकास लक्ष्य 3 जो था वो 2030 तक टीबी महामारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सब हैं वैश्विक उपाय, ठीक है, जो WHO के द्वारा रिकमेंड किए गए हैं। तो टीबी उन्मूलन के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, तो यहाँ पे जो है टीबी का जो परिभाषा है वो स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे स्पष्टता का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी ढांचों की कमी के कारण भी टीबी का सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। अनियमित निजी स्वास्थ्य देखभाल के कारण प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति मतलब कि एंटी टीबी दवाओं का व्यापक रूप से अतार्किक उपयोग हो रहा है। बिना पॉस्चराइज्ड दूध या कच्चे दूध से बने डेयरी उत्पाद जो है वो मनुष्यों के लिए टीबी का एक अन्य संभावित स्रोत बन गए। तो ये भी याद रखिए, कच्चे दूध से जो सामान बनते हैं वो भी कहीं ना कहीं टीबी का स्रोत बन जा रहा है। जागरूकता की भी कमी होती है। उसके बाद मल्टी ड्रग प्रतिरोधी टीबी, ठीक है, इसके कारण भी जो होता है वो दवाओं का असर सही तरीके से नहीं हो पाता है। अब वे फॉरवर्ड में आगे का रास्ता में कहा जाता है कि वयस्क जो है वो टीबी टीके का विकास और व्यापक उपयोग करें, उत्पादक लागत को कम करना ताकि सभी को कुछ टीबी विरोधी दवाएं उपलब्ध कराई जा सके, मतलब कि दवाओं को सस्ता करने की बात की जा रही है। टीबी के लिए इंजेक्शन मुक्त और मौखिक गोलियों का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। टीबी के निदान के लिए 90 सेकंड की रिपोर्टिंग और 95% सटीकता के साथ AI सहायता प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। AI का उपयोग करना चाहिए जिससे कि रियल टाइम ट्रैकिंग किया जा सके जितने भी टीबी से ग्रसित लोग हैं, ठीक है, उसकी डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा एकत्र किया जा सके। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षय रोग यानी कि टीबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट 1 है, यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। यह तो सही है, यह एक संक्रामक रोग है। भारत ने टीबी रोगियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित योजना जो है निक्षय पोषण योजना अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये तीनों लगभग सही है। इसी के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। अभी हम लोगों ने इस लेक्चर में सभी चीज़ों को पढ़ा, तो देख सकते हैं कि कितना इफेक्टिव मेरा जो है नोट्स रहता है कि सारी चीज़ें अपने आप कवर हो जाती है, ठीक है। तो ये था आज द हिंदू का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।